वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पुत्र फॉर्मूला क्या होता है? सर सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। एक्स क्या होता है सर? के डी, के पी, के ई और के आर ई। और डब्ल्यू क्या होता है? मे बी बुक वैल्यू वेट, में भी मार्केट वैल्यू वेट। हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था बच्चों, उसमें उसने बोला था बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट। उसमें उसने बोला था पुत्र बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट। देखते हैं यहाँ पे वो क्या बोलता है और आगे चलते हैं। Question says the following information is available. The following information is available. इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, डिबेंचर्स दिया है, टर्म लोन दिया है, ये सब दिया हुआ है। ऑलराइट, नाउ डिटरमिन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब ये नहीं पता लगा बेटा अभी तक वेदर बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। सर हाँ बेटा, सर 2 मिनट में आ रही हूँ मैं, मम्मा बुला रही हैं, कुछ काम है, बस 2 मिनट। ऑलराइट, सो हमने कहा इसने ये तो बोल दिया कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट उसने अभी तक ये नहीं बताया बच्चों वेदर वी हैव टू फॉलो बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू। डन, आगे बढ़ते हैं। इट हैड बीन पेइंग, इट हैड बीन पेइंग पास्ट टेंस dividend at a consistent rate of 20% per annum. Shares and debentures are traded at par. अब बड़े प्यार से सुनना। Shares are traded at par. It means their face value is 100. Yes, sir. Dividend is always paid on the paid up value. ये बहुत डिटेल बता रहा हूँ, बाद में शॉर्टकट भी मार दूंगा मेरा बेटा, बट पहले डिटेल समझाना जरूरी है। तो 20% ऑफ 100. market price of a share is also 100. Yes, sir. Yes, sir. और क्वेश्चन ने ग्रोथ रेट की बात नहीं की। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ये वाला फॉर्मूला लगा दूं? प्लस जी भी तो होता है। जी नहीं तो तब करते जी नहीं जी तो लगेगा। तब होता है ना बच्चों जब ग्रोथ दिया हो। अच्छा, यहाँ तो ग्रोथ है ही नहीं मेरा बेटा, तभी तो दो फॉर्मूला लिखवाए थे, एक विदाउट ग्रोथ और एक विद ग्रोथ। ओके, नाउ कैन आई से वन मोर थिंग in this question? D0 is equal to D1 because Yes, sir. there is no G. Yes, sir. Yes, sir. D1 is 20, P0 is 100. तो घूम फिर के आंसर क्या आ गया मेरे बेटों के पास? जो डिविडेंड का परसेंटेज दिया था वही आंसर आ गया पुत्र। Yes, जो sir. डिविडेंड का परसेंटेज दिया था पुत्र वही आंसर आ गया। Yes. इसका मतलब कैन आई से whenever shares are issued at par and there is no flotation cost and there is no growth, whenever shares are issued at par and there is no flotation cost, then whatever is the rate of dividend becomes my cost of equity. Thank you. चलो आगे चलते हैं। डिबेंचर्स आर आल्सो ट्रेडेड एट और डेट के लिए तो मैंने बोला था whenever debt is issued at par and there is no flotation cost, the rate of interest becomes KD, becomes KD BT. Whenever debt is issued at par and there is no flotation cost, rate of interest becomes KDBT. So KDET will become KDBT into 1 minus tax. tax. And tax rate is 30%. सर आपने शेयर्स की फेस वैल्यू 100 क्यों लिया है? नहीं होनी चाहिए। सॉरी सॉरी सर, थैंक यू बेटा। सॉरी बच्चा पार्टी, जो भी रिकॉर्डिंग देख रहा है माफ कर देना बच्चा समझ के, मैं भी इंसान हूँ। वैसे तो ऊपर नीचे से एक जीरो कटी, मेरे आंसर पे कोई फर्क
नहीं आया, नहीं क्योंकि 20% ऑफ 10 will become 2. तो Yes. 2/10 into 100 परसेंटेज वाइज इट विल रिमेन सेम. तो माफ कर दो, गलती होगी. वैसे अगर मैं 100 भी लिख दूं, मेरी मर्जी यार, assumption थी. बट यस, यू आर राइट टू रिमाइंड मी दैट सर आप ही कहते हो whenever question is silent we assume the face value of one share is 10 and debenture is 100. Now similarly, can I say cost of debt after tax with respect to term loan, वो भी तो डेट का पार्ट है, will again be KDBT into 1 minus tax, क्योंकि टर्म लोन के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो मैं assume कर लूंगा they are issued at, there is no flotation. कॉस्ट. सर एक डाउट है. सर ये 12% जो इंटरेस्ट रेट है और हमारी कोई ग्रोथ नहीं है एंड फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो हमने उसको KD80 क्यों नहीं माना, KDBT क्यों माना है? क्योंकि बच्चों आप टैक्स जो आप सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, टैक्स तो उसके बाद आता है ना. आप अपना वो टेबल याद करो, EBIT माइनस इंटरेस्ट, फिर PBDT, फिर टैक्स आता है ना. तो टैक्स तो इंटरेस्ट के बाद आता है, तो इंटरेस्ट तो टैक्स से पहले आएगा. तो इसीलिए मुझे उसको KDBT तो मानना पड़ेगा. अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर. ठीक है बता. ओके, सो यस सर. अब हम इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देते हैं. अच्छा, इस बार क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, इस बार क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो आप कौन से वेट यूज कर रहे हो? बुक वैल्यू. KD owing debenture, KD being term loan and cost of equity. डिबेंचर का था 8.4, टर्म लोन का था 12.6, इक्विटी का था 20 और वेट था 414, ठीक है. यस सर. यस सर. 4 ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 12.6 एंड 6. अब इसमें into 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने परसेंटेज के लिए उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं किया. हमने उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं किया. मेरा गड़बड़ क्यों हो रहा है? 20 से 60 हो, 20 80 81 डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 16.2 आ रहा है मेरा. कहाँ गड़बड़ किया? 20 का 4 वो 8.4 है ना, वो तो हाँ, और वो 12.6 है. अच्छा, मैंने वेट्स गलत लगा दिए बेटा, आप लोगों ने रोका भी नहीं. इधर देखो बेटा, डिबेंचर का 1 है, टर्म लोन का 3 है और इक्विटी शेयर कैपिटल का 1. यस. अभी तो मैं कहूँ मेरा बुक से आंसर टैली क्यों नहीं हो रहा ना. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना बेटा हमारा 1, टर्म लोन 3 और इक्विटी 1, राइट. यस सर. तो 12.6 इंटू 3 37.8 हो जाता है कभी कभी गलती. आज सुबह से ही गलतियां हो रही है, घड़ी भूल आया, चश्मा गुम हो गया, फिर मिल गया, बस यही सब चल रहा है. So 37.8 plus 8.4 plus 81 divided by 5 है. क्या हो रहा है यार? 8.4 plus 37.8 plus 20 66.2 66.2 divided by 5 13.2. So far so good बच्चा पार्टी. यस सर. ऑलराइट, नाउ आगे चलते हैं फटाफट से. नाउ कहता है इस चीज में ना मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आज आप बच्चों, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना. नहीं समझ आए तो रोक लेना. ये वैट निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला सिखा रहा हूँ कि पेपर में ये ऐसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बट यस इफ यू आर कंफर्टेबल इट्स फाइन. ये आपने 1 लिया आउट ऑफ 5, अगर परसेंटेज वाइज बात करो,
ये आपने लिया Yes. 3 out of 5 और ये लिया आपने 1 out of 5. Yes, sir. Can I say cost of debt into weight of debt plus cost of debt being term loan into weight of term loan plus cost of equity into weight of equity. सर समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ. Cost of debt कितना बच्चों? 8.4. Weight of debt कितना? 1 out of 5. term loan कितना? 12.6. Weight कितना? 3 out of 3 by 5. And equity कितना? 20. और weight कितना? 1 1 by 5. चलो सॉल्व करो जरा इसको. डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 1.68 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 5 into 3 7.5 एंड उसका 1 by 5 4. तो प्लस 4 प्लस 1.68. $12.6 7.5. मेरा आंसर आ गया 13.24. तो यहाँ पे क्या हुआ अक्षिता, संजय, डायरेक्ट आंसर आ गया. Yes, sir. यहाँ पे हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया. थोड़ी कैलकुलेशन एरर हो गई, माफ कर दो, सुबह सुबह का टाइम में कभी कभी गलती हो जाती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या तो बच्चों आप इस तरह से टेबल बना लो इफ यू आर कंफर्टेबल, या अगर आप जल्दी में हो पेपर में तो यू कैन डू इट दिस वे ऑल्सो, कि कॉस्ट ऑफ डेट को उसके वेट ऑफ डेट के प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो, कॉल्ड फ्रैक्शन से, लाइक 1 out of 5, 3 out of 5 एंड 1 out of 5. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. ऑलराइट. नाउ कहाँ गायब हो गया यार आंसर? आपने लिखा तो नहीं था ना अभी आंसर बेटा? नहीं सर. लिखा था, लिख लिया मैंने. आंसर कहाँ गायब हो गया? बड़ा अजीब है. एक सेकंड. ऑलराइट गाइस, सॉरी वो आंसर गुम हो गया था तो मैंने वापस उस आंसर को एक बार दोबारा लिख दिया. So that's all about first part. Now second part says, does it make any difference if the current market price of ₹100 share? संजय, Yes. यहाँ पे उसने शेयर की वैल्यू कितनी बोल दी? अब 100. इसका मतलब हमें फर्स्ट पार्ट में भी कितनी लेनी चाहिए? ठीक है ना पुत्र? तो हम उसको कंटिन्यू रख लेते हैं वैसे ही. मेरे आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने तो गलती से 100 रुपया ले लिया था, देखियो, इसलिए आपकी बात मान ली थी. बट यस, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो 10 लेंगे. बट वन ऑफ द पार्ट सेज द सेम शेयर वैल्यू अगर 100 दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में भी शेयर का वैल्यू 100 है. ऑलराइट, चलते हैं आगे पुत्र. भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक है. अब क्वेश्चन कहता है, what difference will it make if the current market price of a share is 160? 160. तो एक बच्चा कहता है, सर आपका फॉर्मूला तो वही D1/P0 होगा. मैंने कहा मेरा सवाल है, डिविडेंड हमेशा किस पे निकलता है? पेड अप वैल्यू पे. तो डिविडेंड तो आज भी कितना रहेगा? 20. डिविडेंड तो आज भी कितना रहेगा? 20. बट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर कितना हो जाएगा? 160. तो माय आंसर विल बिकम 12.5. माय आंसर विल बिकम 12.5 जब मैं सॉल्व करूं. सो फार सो गुड. अब मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन है मेरे बच्चों से, यार क्या इस क्वेश्चन में मैं बुक वैल्यू वेट यूज करूं या मार्केट वैल्यू वेट यूज करूं? So book value. Book value. Book value rates, absolutely right. Now
हमने लिख दिया, इसीलिए अब देखो बताओ, वो कॉलम वाला करके बताऊं या वो लाइन से घास काट दूं? लाइन वाला ठीक है सर। मुझे कॉलम वाला ही अच्छा लगता है, सॉरी। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 8.41, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन 12.63, क्योंकि उनमें तो कोई चेंज नहीं था। थैंक यू। अब इसका टोटल कर लेते हैं मित्र फटाफट से। 8.4 plus 37.8 plus 12.5, 58.7. So cost of equity will be summation WX upon summation W, which is 58.7 upon 5. 11.74%. 11.74%. So all about this question. हमने इस क्वेश्चन के थ्रू एक छोटी सी बात ही सीखी, कौन सी? दैट बुक वैल्यू वेट्स हमने यूज किए, क्योंकि क्वेश्चन ने मार्केट वैल्यू वेट यूज करने को नहीं कहा था। और हमने एक छोटी सी बात बोली, कौन सी छोटी सी बात? कि व्हेन डेट इक्विटी इज इशूड एट पार, देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड देयर इज नो ग्रोथ। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है वही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो हमने पिछले केस में किया। सो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे, ऐसे ही हम आपके साथ और क्वेश्चंस करते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके साथ।